Good morning, dear students. Today we are studying about some important topics that comes in grade 10th exam. So first real numbers. तो यहाँ पर रियल नंबर से कौन कौन सी चीजें आ सकती है। सबसे पहले आपको रियल नंबर्स में पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम्स। फंडामेंटल थ्योरम्स फंडामेंटल थ्योरम्स। तो यहाँ पर आप देखिए फंडामेंटल थ्योरम्स होता क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहले जान लीजिए कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर उस नंबर्स को कहते हैं जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो गया 8 को आप क्या कर सकते हो, प्राइम नंबर्स के, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम नंबर्स के टर्म्स में राइट कर सकते हो। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम्स है। उसके बाद आपका एक और थ्योरम्स है कि अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि 8 डिवाइड्स बाई ए स्क्वायर, तो यहां पर 8 ही डिवाइड्स हो पाएगा, ठीक है, बाई ए। क्लियर। इसी तरह से आपका एक और फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, क्लियर, कोई दो नंबर्स हैं अगर ए इंटू बी। अब यहां पर अगर तीन चीजें दी गई हैं तो चौथी फोर्थ वन हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे एलसीएम गिवन है, अगर आपको, ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन, ठीक है, एलसीएम। इसी तरह से अगर एक नंबर ए गिवन है, सेकंड नंबर बी फाइंड आउट करना, बी इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। बी इक्वल टू वी कैन राइट हियर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ओके, अपॉन यहां पर ए, इस तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जो एक अदर थिंग्स आती है वह यह कि अगर कोई भी इस तरह से डिनोमिनेटर्स में लिखा रहे, सपोज दैट कोई नंबर मान लीजिए यहाँ पर 21 है, नीचे लिखा हुआ है 625, तो विदाउट डिवीजन आपको यह फाइंड आउट करना है कि यह नंबर, ठीक है, कि यह नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा। तो यहां जो भी डिनोमिनेटर्स है वह 2 इंटू 5 की पावर n होना चाहिए। क्लियर। जहां n की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 इस तरह से होनी चाहिए। तो यहां पर अगर ये 10 के टर्म्स में होता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स होता है कम्स टू एन एंड। और जो एक अक्सर आता है 1 मार्कर में क्वेश्चन, जैसे 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 5, ये आपको यह बताना है कि यह नंबर कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे नंबर में जो मार्किंग स्कीम होती है, आपको यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कॉमन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू, ये 1 मार्कर या 2 मार्कर, मैक्सिमम 2 मार्क्स में ही आता है, 3 इंटू 7 इंटू 8, और यहाँ पर प्लस 1। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यहाँ पर 5, उसके बाद इंटू 7 3 21 इंटू 8 और प्लस 1। इस तरह से आप दिखाएंगे कि यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 इज द फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, 5 इंटू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 1। तो यहाँ पर आ गया 5 इंटू कितना, 169। ये आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 13 इंटू 13। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो 1 भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। सो दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। क्लियर। बस ये आपका आ जाता है चैप्टर फर्स्ट में। मैक्सिमम इतनी चीजें आती हैं, आपको बस यही चीजें करना है। यहां पर देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक साल आता है वह आता है कि √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, ठीक है। यह यहां पर कुछ इस तरह से भी दे देता है कि √5 माइनस, ठीक है, 2, अदरवाइज √5 प्लस √2 प्रूफ करिए। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहां पर इरेशनल प्रूफ करने के लिए ये आता है। क्लियर। अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, तो मैक्सिमम जो आपका आता है इस तरह से आता है फिगर बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो आता है कुछ इस तरह से आता है। आपको क्या करना है, वाई एक्सिस को देखना ही नहीं है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस को ऑलवेज क्या करना है, इग्नोर करना है, केवल एक्स एक्सिस को देखना है। और एक्स एक्सिस पर कितने कट होते हैं, कितने कट, उतने ही सोल्यूशन होते हैं। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 2 3 4 इस तरह से होता है। कभी कभी कुछ ऐसे दे देते हैं फिगर्स, ये आपका वाई एक्सिस पर ही कट हो गया तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कुछ इस तरह से दे देते हैं, पैरेलल लाइंस इसके निकाल देते हैं एक्स एक्सिस के, तब पर भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है वह यह होता है कि कोई आपको इस तरह से दे देगा x² माइनस 4x माइनस 8, उसके बाद कहा जाएगा कि वेरीफाई करिए इसको कि यह जो है, ठीक है, वेरीफाई इट। क्लियर। कि यह आपका जो रूट्स है और जो इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं
find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. तो जीरोज एंड कोफिशियंट्स तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। तो यहां पर सबसे पहले ये आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। ध्यान देना यहां पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पर जीरो नहीं राइट कर सकते। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका सी अपान ए। देखिए ये जो आपका एनसीईआरटी वही बेसिक है, उसी के बेस पर क्वेश्चंस आने हैं। तो आप ये अल्फा बीटा गामा की तरफ न जाइएगा क्योंकि यह अभी सिलेबस में है नहीं। क्लियर बात समझ आ रही नहीं? तो यहां पर यही चीजें आपको पढ़ना है केवल। अगर रूट्स गिवन है, अगर अल्फा और बीटा गिवन है तो यहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा। क्लियर, यही सारी चीजें आपका आना है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर थर्ड की, अगर हम बात करें चैप्टर थर्ड की, तो लीनियर इक्वेशंस जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, इसमें अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो यहां पर आपको जो है पढ़ना है सबसे पहले कि यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, चैप्टर थर्ड की अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सबसे पहले आपका है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर a1 a2 b1 b2 ये कभी 0 के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर, क्योंकि तब वन वेरिएबल हो जाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले आपका होता है जो ठीक है, ग्राफ वाला भी दे देता है, अभी पिछले बार भी दिया था। तो यहां पर देखिए यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, यूनिक सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन, तो ये आपका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर जो फॉर्म इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन का, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो सबसे पहले आपको कंपेरिजन करके a1 a2 निकाल लेना, b1 b2 निकालना, और इसी फॉर्म को हम कहते हैं कंसिस्टेंट फॉर्म, कंसिस्टेंस फॉर्म। क्लियर, कंसिस्टेंस फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद यहां पर आपका सेकंड वन होता है, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ओके, या इसी को कहते हैं इनफाइनाइट मेनी या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहां पर जो इसकी कंडीशन होती है ये आपका होता है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अगर इसकी बात करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है जैसे टू लाइंस हैं, ये कहीं न कहीं किसी एक पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, यही एक्स और वाई होगा। क्लियर, यूनिक सॉल्यूशन में। अगर हम बात करें मेनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तो यहां पर ये इसको भी कहते हैं हम कंसिस्टेंट फॉर्म, कंसिस्टेंस फॉर्म। क्लियर, इसको भी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट फॉर्म कहते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, ये कंसिस्टेंट फॉर्म है। और यहां पर अगर हम बात करें लाइंस की, तो ये सपोज वन लाइन है और इसी के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए ये वन लाइन है, इसी के ऊपर कई सारे लाइन है, यहाँ पर एक्स वाई मतलब बहुत सारी वैल्यूज निकल कर आए, मतलब उसी पर ही लाई हो जाए, मतलब पता ना चल पाए, जिसको हम हिंदी में संपाति कहते हैं, एक ऊपर एक ही लाई हो जाए, इस तरह से, लाइक दिस। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप जानते होंगे जैसे रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, थर्ड, ठीक है, यहाँ पर मेनी सोल्यूशन, यहाँ पर अगर इसको हम देखें नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। क्लियर, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर, और इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट कोइंसाइड लाइंस। क्लियर, और यहां पर नो सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, मतलब कहीं भी मीट नहीं करेंगे, पैरेलल लाइंस, इस तरह से। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह से इसका बनकर आता है लाइंस के शेप में। अगर देखें तो यहां पर जो इसकी कंडीशन होती है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। क्लियर, इस तरह से। यहां पर ये अगर आप देखें तो इनकंसिस्टेंट फॉर्म होता है। अगर इस तरह से पूछे कि ठीक है, इनकंसिस्टेंस फॉर्म, इनकंसिस्टेंस फॉर्म। क्लियर, तो यहां पर इस तरह से होता है इनकंसिस्टेंट फॉर्म। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो आता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हम कैसे इक्वेशन बनाए, किस तरह सॉल्व करें, तो जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे। जैसे दिया है अगर फॉर एग्जांपल कि 7 बेड्स का प्राइस इस तरह से है, ठीक है, और
4 बॉल्स का प्राइस इस तरह से है, तो टोटल प्राइस 7 बैट्स और 4 बॉल्स का कुछ रुपीज है। उसके बाद दे दिया जाए कि 5 बैट्स और 2 बॉल्स का प्राइस समथिंग रुपीज है, तो आपको वहां पर 1 बॉल का लेट कर लेना है और 1 बैट का लेट कर लेना, और इस तरह से फिर सॉल्व करते जाना है। क्लियर। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर। अगर इतना आपने प्रिपेयर कर लिया तो निश्चित ही कोई भी ओके कुछ भी इस तरह से कुछ गड़बड़। यहाँ देखिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ध्यान देना, ये 1 वेरिएबल है, इन 1 वेरिएबल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में कि किस तरह सम करे सॉल्व। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करना ही होता है कि यह है कि नहीं। जैसे x माइनस 2 स्क्वायर क्लियर इक्वल टू 2x प्लस 2, इस तरह से यह होगा कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन बनता है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद जो आपका आता है यहाँ पर रूट से रिकॉग्नाइज करने का, इस तरह से जैसे ये आपका हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर डी इक्वल टू होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी बेस पर जो फर्स्ट वन होता है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे, रूट्स मतलब वही जीरोज जो इसके होंगे जीरोज। क्लियर। तो ये जो होंगे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये क्या होंगे, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। क्लियर। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड पोजीशन की, जब d इक्वल टू 0 हो जाता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाता है, ये भी 0 के इक्वल हो जाता है। अदरवाइज यू कैन राइट हियर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। क्लियर। तो यहाँ पर जो रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं, जो सोल्यूशन होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल भी हो जाएंगे एंड इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। और जो आपका ये सेकंड हो गया। जो थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, तो अगर d इज लेस देन 0 हो जाए, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 के लेस हो जाएगी। और यहाँ पर तब जो है रूट्स क्या हो जाएंगे, नॉट रियल नंबर, या अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसको हम इमेजिनरी नंबर्स भी कर सकते हैं, नॉट रियल, यह रियल नहीं होंगे। क्लियर। यहाँ पर देखिए जो आप ग्रेड 9 में फैक्टराइजेशन वाला सॉल्व किए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5x प्लस 6, इससे भी आपको सॉल्व करने के लिए आता है, फैक्टराइज करना होगा। और एक जो ध्रुवाचार्य का फार्मूला, यह भी आप देख लीजिए, x इक्वल टू होता है, ठीक है, माइनस b, उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो ऐसे फैक्टराइजेशन से नहीं आते हैं उनकी यहाँ पर ये वैल्यूज निकलती है अल्फा और बीटा की। क्लियर। यहाँ पर भी आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने फार्मूला पढ़ा है अल्फा बीटा, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। यहाँ पर कुछ इस तरह से भी दिए होते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो आपको वैल्यू निकालनी होती है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की। फाइंड वैल्यू इक्वल टू हार। तो इस तरह क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो इन प्लेस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यू विल राइट अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अपने पास ये चीजें हैं, ठीक है, तो इन्हीं को ध्यान रखते हुए करना होता है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, ये कैंसिल आउट हो जाए, 2 पर बचे केवल अल्फा और स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा बीटा। अब इससे आप जो है वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस बनते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में जो मैक्सिमम मार्क्स के भी आते हैं, ठीक है, 3 मार्कर 4 मार्कर आते हैं, तो यहाँ पर उसमें यह देखना होता है कि सबसे पहले दे देता है कि यह पॉसिबल होगा कि नहीं। जैसे 2 फ्रेंड्स हैं तो एक की एज कुछ है इस तरह से, या कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो लेंथ ब्रेड्थ इस तरह से है, तो यह पॉसिबल होगा कि नहीं। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये निकालना पड़ता है डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू डी की वैल्यू निकालना पड़ता है। उसके बाद अगर यह 0 की इक्वल है या 0 से ग्रेटर है तब रूट्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज उसको हम नहीं सॉल्व करते हैं। क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।